नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सुप्रीम दीक्षित। दिन के 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ। पहली खबर पंचायत चुनाव को लेकर है, जहां दूसरे चरण में शनिवार को 9 जिलों में पंच और सरपंच पद के लिए मतदान हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। तो वहीं इस दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला है। तो वहीं दूसरी खबर प्रदूषण को लेकर है, जहां देश के कई राज्यों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ चुकी है और जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर मुजेसर थाना पुलिस ने एटीएम से ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि चौथी बड़ी खबर है, जहां पर एक्शन में गब्बर नजर आ रहे हैं। गब्बर की बात करें तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज वो लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानों का निरीक्षण किया गया है और आपको बता दें कि काफी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद गब्बर एक्शन में आ गए और उन्होंने आज कई स्थानों का निरीक्षण किया है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनकी आज हम पूरे आधे घंटे बात करेंगे। पंचायत चुनाव का आज रण हमें हरियाणा में देखने को मिला और यहां पर प्रदूषण की बात कर ले तो दिल्ली एनसीआर से जुटी हुई बात कर ले तो आस पड़ोस के क्षेत्र में यहां पर प्रदूषण के चलते लोगों के हालात खराब नजर आ रहे हैं। प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में दम घुटता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की गिरफ्त में ठग हैं। ये तीसरी बड़ी खबर जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही चौथी बड़ी खबर जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चलिए पहली खबर की बात करेंगे। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में शनिवार को 9 जिलों में पंच और सरपंच पद के लिए मतदान हुआ है। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और साथ ही सोनीपत में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और इस दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। भारी संख्या में महिलाओं ने भी वोट डाले और पोलिंग बूथ पर पहुंची थी। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। जो अपना टाइम है, चलो चलो भाई चलो वोट डालनी अरे इलेक्शन 4-5 साल में फेरा होगा चलो चलिए सुशील सिंह हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से लाइव। सुशील, क्या कुछ अपडेट और जानकारी आपके पास, क्योंकि देखा जाए तो आज हरियाणा में छोटी सरकार को लेकर यहां पर चुनाव हुए हैं। निश्चित तौर पर प्रियवर, देखिए पिछली बार चुनाव हुए थे और सरपंची का 2017 में मुझे याद है और आज चुनाव संपन्न 9 जिलों में हुए हैं, जिसमें गुरुग्राम का जिक्र करें तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और इस बार जिस तरह से चुनाव संपन्न हुए हैं, इसमें देखकर अंदाजा नहीं था कि इतने शांतिप्रिय ढंग से वोटिंग होगा और साथ ही इतने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान में हिस्सा लेंगे। मैं तमाम इलाकों का दौरा किया, खासकर गुरुग्राम का, चाहे वो पटौदी का क्षेत्र हो, घोड़ा कला का क्षेत्र हो, नानू कला का क्षेत्र हो या फिर फरकनगर का इलाके हो, सोहना के इलाके हो, तमाम इलाकों में जब मैं देख रहा था, जा रहा था, तो एक एक बूथ पर ज्यादा से ज्यादा मतदान है कि अगर कहीं 1850 वोट था और उसमें 100 आदमी ही नहीं दिए होंगे, 1600-1700 के आसपास वोट वहां हुए, यानी एक बूथ पर। और कोई ऐसा पंचायत नहीं था। गुरुग्राम का जिक्र करें तो 157 पंचायतें हैं और इनमें सभी में पंच और सरपंच को लेकर मतदान हो रहा था और हर जगह पर देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उतरे और एक प्रशासन डर था कि कहीं ना कहीं टशन होगी, कहीं ना कहीं लड़ाइयां झगड़े होंगे, क्योंकि हम तो चुनाव है और गांव से ही प्रत्याशी खड़े होते हैं। तो ऐसे में इस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन आज कहीं कोई इस तरह का नजर नहीं आया। हल्की झड़प की। देखिए सुशील जी, अगर बात कर ली जाए तो प्रदेश के विकास को देखा जाए तो जिलों के हाईवेज को तो देखा ही जा सकता है, लेकिन अगर प्रदेश के जो निम्न स्तर के विकास को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं गांव की पतली पगडंडियों से गुजरकर ही जाता है। और आज लोग इसीलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे तो क्योंकि वो गांव के विकास में भागीदार बने, जिले के विकास में भागीदार बने, प्रदेश के विकास के भागीदार बने और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो देश के विकास में भागीदार जरूर बने।
निश्चित तौर पर जहां लोगों से जब बातचीत हुई तो इस बार लोग खुलकर नहीं बोल रहे थे कि वो वोट किसको करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट का जिक्र प्रत्येक शख्स ने किया, चाहे वो कैंडिडेट जितने खड़े थे उनके अपने हों या फिर दूसरे कैंडिडेट के लोगों, सबने एक जिक्र किया कि विकास के गुरुग्राम के इलाके में उनका पंचायत है, गांव आता है और गुरुग्राम में जिस तरह से डेवलपमेंट हुए हैं ये डेवलपमेंट गांवों में चाहिए और इस विकास चाहिए तो हमें शिक्षित पढ़े लिखे और उम्मीदवार ऐसा चाहिए जो गांव का डेवलपमेंट कर सके। और यही वजह था कि आज ये जो वोट संपन्न हुए, इस वोट में के दौरान, वोटिंग के दौरान डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा रहा। कई स्थानों पर अगर हम बात करें, कई स्थानों पर राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिला, चाहे वो स्थानीय विधायक हूं, मैं केंद्र में राज्य मंत्री हूं या फिर प्रदेश में मंत्री हूं, इन तमाम लोगों के दबाव जरूर देखने में मिले। साथ ही बीजेपी सिंबल पे चुनाव लड़ी थी जिला परिषद की, लेकिन पंच और सरपंच का चुनाव बिना सिंबल का लड़ा गया था। इसमें भी कहीं ना कहीं दबाव प्रभाव जरूर देखा गया। ओवरऑल शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ और जो अधिकारियों की एक सबसे बड़ी, जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो तमाम अधिकारियों के माथे पर बल पड़ जाता है कि आखिर चुनाव किस तरह से संपन्न होगा, कोई अप्रिय घटना न हो, और खासकर गुरुग्राम में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। मतदान भी काफी हुआ और लोगों में उत्साह और जोश जो दिख रहा था वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के प्रति जरूर था। साथ ही कोई भी कैंडिडेट, चूंकि एक पंचायत से, हरियाणा में अगर हम जिक्र करें देवर, तो यहाँ पे एक एक गांव अपने आप में पंचायत है और सभी पंचायतों ने जहां जहां चुनाव हुए एक पंचायत से 3-4 उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन कहीं भी कोई झड़प नहीं, आपसी भाईचारा जरूर दिखा और सबने अपने लिए वोट किए, अपने लोगों से वोट कराए और शांतिप्रिय तरीके से यह चुनाव संपन्न कराए। देखिए सुशील जी, देखिए अगर जब इलेक्शन की बात होती है तो जिले की बात कर लें, गुरुग्राम की बात कर लें तो कई संवेदनशील पोलिंग बूथ भी होते हैं, कई अति संवेदनशील भी पोलिंग बूथ होते हैं जहां पर पुलिस को मुस्तैदी के साथ वहां पर निपटना पड़ता है। क्या कुछ गुरुग्राम से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर पुलिस के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा हो उन्हें, या जो वहां की गांव की पार्टियां हों, सरपंच की जो पार्टियां हों, वो पुलिस वालों के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आई? क्या कुछ गुरुग्राम से ऐसी तस्वीरें आई हैं? देखिए सोहना इलाके में इस तरह की खबरें आई थी जहां 2 प्रत्याशी अंदर ही थे, मतदान केंद्र के अंदर थे और उन्हें आपस में कहा सुनी की खबरें आई थी। हालांकि बाद में प्रशासन मौके पर पहुंचा और उन्होंने उनको सुलझा लिया, वहां से हटा दिया। दूसरी साडराना है, साडराना फर्कनगढ़ के अंतर्गत आता है और वहां भी पूरी कॉलोनी के वोट्स हैं और जो सरपंच प्रत्याशी थे वो सभी सरपंच प्रत्याशी चाहते थे कि जो कॉलोनी के लोग हैं वो उनके पक्ष में मतदान करें और जिस रूट से वे लोग आते हैं वहां खड़ा हुए थे, वहां उन लोगों को लुभाने की कोशिश की गई। हालांकि तमाम अधिकारी वहां मौजूद थे और तरीके से, अच्छे ढंग से, शांतिप्रिय तरीके से इसको सुलझा लिया गया, कोई बड़ा सामने नहीं आया। इस दौरान जितने भी अधिकारी थे, चाहे पटौदी के एसडीएम हो या फिर गुरुग्राम से जितने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात थे वो हों, पुलिस के अधिकारी हों, तमाम पेट्रोलिंग जारी था इस दौरान और लोगों को पोलिंग बूथ के पास खड़ा होने नहीं दिया जा रहा था। आपसी भाईचारा का संदेश दिया जा रहा था और यही वजह था कि ये चुनाव सही संपन्न हुआ। लेकिन सुशील जी, अगर बात की जाए समझने की कोशिश की जाए तो छोटी सरकार का गठन कहीं ना कहीं जातिवाद आधारित होता है, क्षेत्रवाद आधारित होता है और अगर बात कर लें तो यहाँ पर पार्टियों के आधारित भी होता है, क्योंकि छोटी सरकार होती है, गांव के मसले होते हैं। तो ऐसी भी कुछ तस्वीरें सामने आई। लोग कैमरे पर तो बात करते हैं विकास की कि हम विकास के मुद्दे पर वोट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब विधायकी का चुनाव होता है उसमें तक ये चीजें सामने आ जाती हैं। तो क्या आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं? बिल्कुल प्रियव्रत, आप सही कह रहे हैं। जब भी कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो उसमें तीनों कारक काम करते हैं। पहला कारक की जातिगत राजनीति पर रणनीति तैयार किए जाते हैं, दूसरा राजनीतिक दबदबा रसूख जरूर देखा जाता है और तीसरा डेवलपमेंट और जो कैंडिडेट हैं उनकी क्या छवि है, उनके किस तरह से पकड़ है, ये सारे कारक काम करते हैं, सारे पॉइंट्स काम करते हैं और यही वजह है कि इस पंचायत चुनाव में वे सब कुछ देखा गया। हालांकि कहने के लिए कहा जा रहा था कि डेवलपमेंट का मुद्दा है, आपसी भाईचारा है, किसी को भी वोट करे, कोई भी जीते, गांव का विकास होना चाहिए, परंतु यह तीनों चीजें जरूर देखी गई। जो राजनीतिक रसूख के लोग थे, विधायक का जिक्र करें, केंद्रीय राज्य मंत्री का जिक्र करें, स्थानीय मंत्री का जिक्र करें, तो इन लोगों ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट गुरुग्राम में देखने को नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी को
जिसके समर्थन में ये थे, उनको मैसेज जरूर कन्वे किया गया और उनको जिताने की जरूर अपील की गई। जी बिल्कुल सुशील जी, लेकिन अगर बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए तो आज कितना उत्साह वहां पर लोगों में देखने को मिला, कितने प्रतिशत अनुमान लगाया जाए वोटिंग का? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, चुनाव संपन्न हुए हैं और संपन्न होने के बाद करीब कई इलाकों में 90% तक मतदान एक अच्छा आंकड़ा कहीं ना कहीं कह सकते हैं निकल कर सामने आया है। निश्चित रिकॉर्ड तोड़ भी कह सकते हैं सुशील जी। बिल्कुल सही कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। और मैं 2017 का जिक्र करूंगा कि 17 के में मतदान जिस तरह से हुए थे, ये 2022 के मतदान में बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था, कहीं कुछ वैसा नहीं दिख रहा था और निश्चित तौर पे तमाम तरह से अलग तरीके से एक रिकॉर्ड कायम किया गया। चलिए सुशील जी, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स और जानकारी हम फिलहाल आपसे लेते रहेंगे सुशील। तो देखिए, आज छोटी सरकार का गठन कहीं ना कहीं संपन्न हुआ है और अब देखने वाली होगी बात यह कि नतीजे आखिर क्या सामने आएंगे। तो फिलहाल अगली खबर की ओर रुख करेंगे और देश के कई राज्यों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ चुकी है, जिसके चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में पराली के जलने से लगातार बढ़ते मामलों के साथ साथ निर्माण कार्यों और अन्य कारणों में वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां पर लोगों का दम घुटता हुआ नजर आ रहा है। प्रदूषण के चलते, स्मॉग के चलते विजिबिलिटी कम हो रही है और साथ ही आपको बता दें पराली एक मुख्य कारण है, जिसके चलते हरियाणा और पंजाब में प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से सुशील सिंह हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा और पंजाब के लोगों को इस वक्त सबसे बड़ी अगर दिक्कत है तो वो सांस लेने की दिक्कत है। स्वच्छ हवा शायद दीपावली से पहले ही यहां के लोगों ने उस हवा में सांस ली होगी। देवर, दीपावली ना कहें, हम अगर ये कहें कि नवरात्र से पहले लोगों ने स्वच्छ हवा में सांस ली होगी दिल्ली एनसीआर में, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार से हालात बने हुए हैं और आज स्थिति यह है कि एक व्यक्ति जो दिल्ली एनसीआर में रहता है, बेशक से वो सिगरेट नहीं पीता, लेकिन कहा जा रहा है कि 20 सिगरेट की धुएं जितनी गंध और जितना प्रदूषण वो अपने अंदर इनहेल कर रहा है, ले ग्रहण कर रहा है। और इसके पीछे सीधा सीधा कारण बढ़ते प्रदूषण के स्तर को है। और तमाम तरह की, चाहे ग्रैप सिस्टम जिसे कहते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, थर्ड लागू कर दी गई है। और थर्ड लागू करने, तीसरा चरण का मतलब ये होता है कि तमाम वो फैक्ट्रियां जो कहीं ना कहीं ईंधन से चलती है, तमाम वो गाड़ियां जो BS4 BS6 नहीं है, उन गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। तमाम उन कंस्ट्रक्शंस, अगर मेट्रो की और सरकारी परियोजनाओं को छोड़ दें तो तमाम कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन सब कुछ क्लोज कर दिया गया है। और इसके बावजूद भी प्रदूषण का स्तर कम होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी गनीमत यह है कि आसमान साफ है। 16 तारीख तक माना जा रहा है कि आसमान साफ रहेगा और उससे कई जगहों पे हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे भी कुछ राहत मिली है। लेकिन अगर मैं कल और आज में कंपेयर करूं, अगर दिल्ली और गुरुग्राम का, नोएडा का, फरीदाबाद का, तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम में AQI सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जिसमें सेक्टर 51 का इलाका था, जहां 651 तक पहुंच गया था। आज जिक्र करें तो आज भी 407, 408 के आसपास है सेक्टर 51। देखिए, अलग अलग मानक जो हैं वो अलग अलग इलाकों में लगे हैं, तो इसीलिए अलग अलग इलाकों से रिकॉर्ड AQI होता है। और ये अगर गुरुग्राम के, चाहे वो सिविल लाइन का इलाका हो, सेक्टर 51 का हो, सेक्टर 23 का हो, सेक्टर 44 का हो, तो तमाम इलाकों में जो मानक लगे हुए हैं, जो प्रदूषण को जांचते हैं, उसके स्तर को जांचते हैं, उसके मुताबिक सेक्टर 51 का इलाका जो है, मेपल गार्डन का इलाका है, वो बेहद खराब जहरीली हवाओं से भरा हुआ है। वैसे तो पूरे गुरुग्राम की बात करें तो कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां पुअर की श्रेणी में हो। हर जगह वेरी पुअर, गुड और वेरी गुड तो छोड़िए, पुअर भी नहीं है, वेरी पुअर और औसत से खराब, यानी जहरीला, कंप्लीट हम इसे कहें कि वो जहरीली स्थिति है। दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है और आज भी वो रिकॉर्ड किया गया है, कई स्थानों पर 303 है, कई स्थानों पर 323 है, कई स्थानों पर 337 है। और ये जो है, ये इलाके हैं, आनंद विहार का इलाका है, जहांगीरपुरी का इलाका है, इन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रदूषण के स्तर बढ़े हुए हैं। दूसरी तरफ नोएडा के सेक्टर 62 का जिक्र करें तो वहां सबसे ज्यादा प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया है। गाजियाबाद में भी प्रदूषण के स्तर बढ़े हुए हैं, फरीदाबाद की स्थिति भी बेहद खराब है। तो तमाम प्रदूषण के स्तर बढ़े हैं। इसके मुताबिक अगर हम देखें तो लोगों से भी यह अपील किया गया है कि वे घरों से बाहर
जरूरत ना हो तो ना निकले। और खासकर मॉर्निंग वॉक पे लोग जो जाते हैं, जो सुबह टहलते हैं, चाहे वो बच्चे हों बूढ़े हों, प्रशासन उनसे अपील कर रहा है कि वो अपने घरों में रहें और यह स्थिति अभी बरकरार रहेगी 16 तारीख तक। इसमें कहीं कोई बदलाव और फतेहाबाद की बात कर ले तो यहाँ पर 500 के आसपास QI है, तो बहुत ही ज्यादा गंभीर श्रेणी में है। निश्चित तौर पर प्रियव्रत, अभी अगर वैसे करें, अगर ओवरऑल आप बात कर रहे हैं तो बिहार के कटिहार में सबसे ज्यादा QI है, चाहे पंजाब, हरियाणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली। देखिए सुशील जी, कल नासा ने भी कुछ तस्वीरें जारी की थी, इसमें हरियाणा से ज्यादा पराली जलाने की तस्वीरें जो है वो पंजाब से सामने आई हैं। देखिए प्रियव्रत, ये तस्वीर जारी केवल पराली कारक नहीं है। हम अगर ये कहें बिल्कुल है, कि पराली एक कारक है कि जिससे प्रदूषण बढ़ता है तो ये उचित नहीं होगा। तमाम कारक काम करते हैं और आपको पता होगा, मुझे याद है 2013 में हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी किसी एज ए पत्रकार, तो उस वक्त वाहनों का दबाव सबसे ज्यादा दिल्ली NCR में था और रजिस्टर्ड वाहन उस वक्त 55 लाख रजिस्टर्ड वाहन थे दिल्ली, केवल दिल्ली नंबर। तो निश्चित तौर पे अब और ज्यादा हुए होंगे और जो ट्रैफिक की समस्या होती है, ट्रैफिक जाम की समस्या होती है और वहां जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता है, गाड़ियां प्रदूषण छोड़ती हैं, वह भी एक बड़ा कारक माना जाता है। साथ ही कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा होते हैं दिल्ली NCR में, वो भी एक बड़ा कारक है। कूड़े जलाए जाते हैं, वह भी एक बड़ा कारक है। धूल उड़ता है, वह भी एक बड़ा कारक है। बारिश न होना, यह एक सबसे बड़ी बात है कि जो प्रदूषण पे कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि बारिश अगर हो जाए तो प्रदूषण पे कंट्रोल होता है, जो अभी दिखता नहीं है, नजर नहीं आ रहा है बारिश होते हुए। तो तमाम ये चीजें हैं जो काम करते हैं। इसके बाद कंपनियों का नंबर आता है, लोगों के उन कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं वो प्रदूषण करते हैं। आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग बाहर अलाव जला लेते हैं, बाहर आग जलाते हैं, कूड़ा जलाते हैं, यह भी एक बड़ा कारण है। कूड़ा फैलाते हैं, यह भी बड़ा कारण है। क्योंकि मैं AC का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि AC अभी इस मौसम में कम चलते हैं, लेकिन फिर भी कई इलाकों में AC लोग चलाते हैं, उसका भी रीजन कहीं ना कहीं प्रदूषण से संबंध है और बढ़ता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जेनसेट से सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है और ग्रेड 3 के तहत प्रियव्रत जेनसेट को बैन किया गया है कि जेनसेट नहीं चला सकते। लेकिन इसके बावजूद भी आप हैरान होंगे कि जिस तरह से कई सोसाइटियां ऐसी हैं जहां आज भी जेनसेट के सहारे वहां के बिजलियां हैं, कई कंपनियां हैं जो जेनसेट के सहारे चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रही हैं। और यहाँ जो दिल्ली NCR के लोग हैं, हम और आप, हम केवल मजबूर हैं, देख रहे हैं जो प्रशासन है, प्रबंधन है, पानी छिड़काव की बात करता है, लेकिन इतनी सड़कें, इतनी कॉलोनियां हैं जहां वो दिखता नहीं है, महज एक दिखावा साबित होता है। और वजह साफ है कि हम और आप प्रदूषण में बिल्कुल सुशील जी, कहीं ना कहीं इस वक्त दिल्ली NCR के साथ हरियाणा के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो लगातार खराब AQI के चलते और बढ़ते AQI के चलते यहां पर परेशानियों का सामना जरूर कर रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ जिलों की बात कर ले तो यहां पर गंभीर श्रेणी में AQI पहुंच चुका है और लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा जब जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। और साथ ही बच्चों के स्कूलों तक को भी बंद कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार आखिर और क्या कुछ इसमें करती है, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास तो करती नजर आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण से लोगों को निजात नहीं मिलती हुई नजर आ रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। चलिए तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे, फरीदाबाद से है, जहां पर फरीदाबाद के मुजेसर थाना पुलिस ने ATM कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने बताया कि यह गिरोह ATM से पैसे निकलवाने के लिए आने वाले बुजुर्गों और कम पढ़े लिखे लोगों को उनकी मदद के बहाने उन्हें शिकार बनाता था। और फिलहाल गिरोह के सरगना को पुलिस ने 2 दिन की रिमांड के लिए भेजा है। ATM फ्रॉड करने वाला है ये, इनका पूरा गैंग था जिसमें से हमने 3 एक्यूज पहले अरेस्ट किए थे। इन्हीं के ही गैंग के थे वो, और ये उनका मुख्य सरगना था जो उनका हेड था। इनका डेली का रूटीन था भाई पलवल फरीदाबाद और अपने आसपास के एरिया में डेली जाके इधर उधर ATM फ्रॉड की वारदात करते। लोगों को, जो बुजुर्ग लोग होते, जो महिला, जो अनजान बच्चे होते, उनसे अपना बहके कीजिए हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे करके कार्ड चेंज कर लेना और फिर उनका कार्ड बदल के और फिर अलग जगह से पैसे निकाल लेना। ऐसे करके इस आदमी के खिलाफ पहले कम से कम 13 या 14 मुकदमे पहले थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में बीते दिनों तीसरी मंजिल से युवक के
कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने मामले को संज्ञान लेते हुए नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया है और पीडब्ल्यूडी एक्सयूएन को अस्पताल की खिड़कियों में ग्रिल लगवाने का आदेश दिया है, जिसके साथ ही एसएचओ को भी मामले की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि अंबाला से खबर है, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि आज उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया है। साथ ही एक मरीज के यहां पर खिड़की से कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। इसके बाद गृह मंत्री अनिल विज अस्पताल पहुंचे और यहां पर उन्होंने जायजा लिया है। साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन को यहां पर ग्रिल लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो अंबाला से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आज अस्पताल पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने यहां पर विंडो में ग्रिल लगवाने के भी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई करे और क्या था पूरा मामला, इसको लेकर भी खुलासा करे। तो अधिकारियों को सख्त निर्देश भी यहां पर गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा दिए गए हैं और आज वो अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक मरीज ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी और यहां पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहले जो आपको पता है कि परसों रात एक यहाँ पे एक पेशेंट टेस्टिंग हो गया था आइसोलेशन वार्ड से 36 से, तो उनके साथ बाकी पुलिस के आला ऑफिसर्स और पीडब्ल्यूडी और बाकी लोग भी थे, हॉस्पिटल से भी सभी डॉक्टर साथ में मौजूद थे। तो आपने क्यों देखा है कि पहले वो उस जगह पे थी जहाँ पे वो पेशेंट मिला था। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर सारा मुआयना किया बाहर से भी कि कहाँ से गिरा। उसके बाद वो उस आइसोलेशन वार्ड में नंबर 36 में आप सबके साथ भी माननीय अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री ने हॉस्पिटल का दौरा किया और ये दौरा 14 तारीख को हादसा हुआ था उससे संबंधित था और उन्होंने यहाँ जो खिड़कियां हैं जहाँ से हादसा हुआ था सारे हॉस्पिटल में खिड़कियों में ग्रिल लगाने की हिदायत जारी की है, जो जल्दी से जल्दी पूरा करवा दिया जाए। अब फिलहाल के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।